तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज ये अपना क्लास 7th है परसेंटेज चैप्टर का। इस सीरीज़ में हम पूरा परसेंटेज चैप्टर अपना कवर करने वाले हैं, हर एक टाइप कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज क्लास 7 है, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप वहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ना हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जो अपना क्लास 6 था ना, जो हमने इनकम, एक्सपेंडिचर और प्राइस और कंजम्पशन वाले सवाल किए थे। इनकम वाले नहीं किए थे, इनकम वाले अभी आगे आएंगे। एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन वाले सवाल किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो उसी वाले टाइप पर अभी और तरह के सवाल बनते हैं, है ना। जैसे ये कुछ और भी सवाल मैं लेकर आया हूं जो कि मेंस लेवल के हैं, तो इन सवालों को हम निपटाएंगे। फिर उसके बाद हम मेंसुरेशन वाला टाइप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इन सवालों को देखते हैं आखिर ये क्या कह रहे हैं, फिर इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज़ 12960, मतलब 12,960। 7 out of 12 of them are males and rest females. 45% of males are married and all marriages are monogamous and married people have their, यहाँ पे have होगा, have their spouse living with them. What is the percentage of females are married? एक्चुअली देखो क्वेश्चन क्या बता रखा है, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। देखो स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊँ तो पॉपुलेशन एक गांव की 12,960 है, मतलब कुल मिला के 12,960 लोग रहते हैं गांव में, जिसमें से हर 12 में से जो 7 लोग हैं वो 7 लोग मेल हैं अपने। ठीक है, वो 7 लोग क्या, देखो 7 out of 12 आर मेल है, और बाकी के भाई 7 लोग मेल हैं, तो 12 में से 5 बच गया, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। ठीक है, तो मेल 7 है और फीमेल हमारे कितने हैं, 5 है, हर 12 में से बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रखा है 45% ऑफ द मेल्स आर मैरिड एंड ऑल मैरिजेस आर मोनोगेमस। देखो 45% जो मेल्स है ना वो मैरिड है, और जितने भी हमारे मैरिजेस है वो मोनोगेमस है। मोनोगेमस का मतलब क्या है कि एक मेल एक फीमेल के साथ ही मैरिज कर सकता है, दो फीमेल के साथ नहीं कर सकता है। यहाँ से ये समझ सकता हूँ ना कि भाई 45%, जब 45% मेल मैरिड हैं तो 45% फीमेल भी तो मैरिड होंगी। भाई बिल्कुल सही बात है ना, जब अगर 45 आदमी मैरिड हैं तो 45 फीमेल भी मैरिड होंगी, क्योंकि आदमी औरत से ही शादी करेगा ना। तो जब एक आदमी शादीशुदा है तो दूसरी औरत, मतलब जो उससे शादी करेगी वो भी शादीशुदा है। तो कुल मिला के ये बात कहने की है, मैं ये कहना चाहता हूँ 45% अगर मेल भी मैरिड है तो 45% फीमेल भी मैरिड है। एक्चुअली ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही कंसेप्ट तो आपको यहाँ पे जानना है भाई। इससे पहले मैंने आपको क्या करवाया, इन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन। देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहता था, बिल्कुल सेम रहता था ना, दोनों केस में सेम रहता था। हम प्राइस को बढ़ाते थे, कंजम्पशन को कम करते थे, या फिर प्राइस को कम करते थे, कंजम्पशन को बढ़ाते थे। इन दोनों में चेंज दिया रहता था, हमें फाइंड करना रहता है कौन सा कितना बढ़ गया। यहाँ पर भी वही वाला कंसेप्ट लगेगा। देखो 45% ऑफ मेल्स आर मैरिड, तो फीमेल्स भी उतनी ही मैरिड होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको सवाल पढ़ के समझना होगा कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, अभी आगे मैं आपको कई तरह के कंसेप्ट अभी बताने बाकी हैं, जो कि आप सवाल देख के पहचानोगे कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो इसमें तो एक्सपेंडिचर और प्राइस गुना कंजम्पशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, लेकिन देखते हैं उसको यूज़ कैसे करेंगे। ऑल द मैरिजेज आर मोनोगेमस। मोनोगेमस मतलब एक ही पति का एक ही पत्नी है ना। मैरिड पीपल हैव देयर स्पाउस लिविंग विद देम। ठीक है, जो मैरिड लोग हैं, मतलब पति पत्नी वो एक साथ रहते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स आर मैरिड। एक्चुअली यहाँ पे 45% मेल का मैरिड दे रखा है, तो हमें फीमेल का परसेंटेज निकालना है। भाई बराबर तो होगा नहीं, देखो यहाँ बराबर होगा, लेकिन मेल की पॉपुलेशन तो ज़्यादा है ना और फीमेल की पॉपुलेशन कम है, तो परसेंटेज ऑफ मैरिज में थोड़ा बहुत होगा डिफरेंस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है कि कितने परसेंट फीमेल्स मैरिड हैं। अब देखो यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, एक फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए कि आखिर हम मैरिड निकालते कैसे हैं। मैरिड जैसे कोई भी गांव है, सपोज कोई भी गांव है, ठीक है, कोई भी विलेज है, उसमें आप मैरिड पीपल का कैसे रेशो फाइंड करोगे। भाई उसमें टोटल कितने पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन, और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे मैरिड परसेंटेज से। क्यों मैरिड परसेंटेज से मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैरिड परसेंट दे रखा है 45% मेल्स जो है वो मैरिड है, तो मुझे मैरिड परसेंट दे रखा है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा मैरिड लोग कितने हैं। भाई पता चल जाएगा ना। अगर मैं आपसे बोलूँ एक गांव में सपोज 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोग हैं और 55% लोग जो है मैरिड हैं, इसका मतलब क्या है, 550 लोग शादीशुदा है, बाकी 450 सिंगल है अभी। भाई भाई 1000 में से 55% तो यही होगा ना, 550। अब उसमें सपोज 200 200 और 25, 275 अपने फीमेल होंगे, 275 अपने मेल होंगे, अगर मैं बोलूँ इक्वली इक्वली है अगर वहाँ पे, तो ठीक है। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। अब वो कैसे अप्लाई करना है ये भी देख लो आप।
देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या दे रखा है, यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशो दे रखा है पॉपुलेशन में। भाई ये वाला पॉपुलेशन देखो मैं क्यों यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को आंसर जो बताना है ना वो परसेंटेज में बताना है, तो मैं डायरेक्ट परसेंटेज ही फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो ये तो अपना बेकाम का है। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन ये भी तो दे रखी है भाई, 7/12, ये भी एक तरीके से पॉपुलेशन है। इसका मतलब अगर मेरे मेल कितने हैं, अगर मेरे मेल 7 हैं तो फीमेल कितने हैं, मेरे फीमेल है 5 है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था भाई मैरिड पीपल का तो सेम आएगा ना, जितने मेल मैरिड होंगे उतने ही फीमेल मैरिड होंगी, बिल्कुल जितने मेल मैरिड होंगे उतनी फीमेल मैरिड होंगे, है ना। वो परसेंटेज अलग आएगा, क्यों, क्योंकि मेल ज़्यादा है फीमेल कम है। परसेंटेज कितने फीमेल मैरिड है वो ज़्यादा आएगा, लेकिन भाई दोनों एक ही तो है, मतलब दोनों तो बराबर ही होंगे ना, जितने मेल मैरिड होंगे उतने फीमेल मैरिड होंगे, तो वही हमें यहाँ पता करना है। और अब मैंने आपको बताया इनकम और एक्सपेंडिचर और प्राइस गुना कंजम्पशन वाले कंसेप्ट में जब भी चीज़ यहाँ पे एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहता है तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, जब यहाँ पे हमारा सेम है यहाँ पे दोनों तरफ, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा, जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन और मैरिड परसेंटेज का जो रेशो रेसिप्रोकल होगा। वो यहाँ पे 7/5 है, तो यहाँ पे 5/7 होगा, तभी तो यहाँ पे सेम बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे मैरिड परसेंटेज आ गया, और मैरिड परसेंटेज मुझे दे रखा है एक्चुअली, मेल का मैरिड परसेंटेज देखा 45%। ठीक है, तो यहाँ से 45%, 5 की वैल्यू है, क्योंकि ये देखो मेल का है ना, मेल का मेरिट परसेंटेज आ गया, 5 की वैल्यू 45 दे रखा है, कितना गुना है, 9 गुना। तो मुझे फाइंड करना है हाउ मच व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स आर मैरिड, मतलब फीमेल कितने मैरिड है, 7, इसका रेशो दे रखा है 7 का भी 9 गुना कर दूंगा 63%, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। Price of a movie ticket in a World Square Mall is decreased by 1%, but the total revenue collection is increased by 83:1/3% because the sitting capacity was increased. If sitting capacity is now increased to 350, then find how many seats were increased in a cinema hall. Actually देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, जो प्राइस है मूवी टिकट का वर्ल्ड स्क्वायर में, उसको कम कर दिया 1% से। ठीक है, लेकिन उसकी रेवेन्यू तब भी बढ़ी है 83:1/3। भाई जब हम प्राइस कर देंगे टिकट प्राइस का, तो जो उसकी रेवेन्यू वो कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 83:1/3% उसकी रेवेन्यू बढ़ चुकी है। वो क्यों बढ़ चुकी है, क्योंकि उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है ना, मतलब उसके जो सीट्स थे वो बढ़ा दिए गए हैं, और वो सीट अब बढ़ा के 350 कर दिए गए। तो हमें बताना है कि कितने इंक्रीज किए गए हैं ना, हाउ मेनी सीट्स वर इंक्रीज्ड। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो आप ये पता करो, देखो क्या दिया गया है हमें, डाटा क्या दिया है, रेवेन्यू दिया गया है, और यहाँ पे प्राइस दिया गया है, और यहाँ पे सीट दिया गया है। देखो सिनेमा हॉल जो कमाते हैं उनका फॉर्मूला क्या यहाँ पे अप्लाई होता है भाई, जो वो रेवेन्यू कमाते हैं उनके पास कितना टिकट, उन्होंने कितना टिकट का प्राइस रखा है, और इतना इंटू उनके पास कितनी सीट है। भाई ऐसे ही तो अगर सपोज कोई भी फिल्म आई जिसकी 300 रुपये एक टिकट की प्राइस है, ठीक है, और अगर आपके सिनेमा हॉल में कितने हैं, लगभग आपको 400 सीट हैं अगर, तो कितना कमाई होगी उनकी, 1,20,000 होगी कि नहीं, 1,20,000 रुपये उन्होंने कमा लिए, तो यही उनका रेवेन्यू है। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ कि जो रेवेन्यू है वो टिकट प्राइस गुना सीट से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो उनका प्राइस है वो 1% से घट गया, और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 83:1/3% बढ़ गया। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितने सीट्स उनका इंक्रीज किया गया, इसका मतलब सीट में चेंज बताना है। तो सीट का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, जब हम रेवेन्यू को टिकट प्राइस से डिवाइड करेंगे। अब देखो रेवेन्यू 83:1/3% बढ़ाया गया है। 83:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/6, क्योंकि 1/6 होता है अपना 16:2/3%, अब 5/6 होता है 83:1/3%। इसका मतलब पहले मेरी अगर जो रेवेन्यू थी वो अगर 6 है, तो अब 5 बढ़ के वो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, यही ना। उसकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 83:1/3% बढ़ चुकी है, मतलब 6 था तो अब वो 5 बढ़ के अपना 11 हो जाएगा। अब मुझे इस वाले रेशो को टिकट प्राइस से डिवाइड करना है, तो मेरा सीट में चेंज आ जाएगा। अब टिकट प्राइस में क्या चेंज दे रखा है, डिक्रीज बाय 1%। इसका मतलब पहले अगर वो 100 रहा होगा तो अब वो एक घट के कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। इसका मतलब पहले अगर वो 100 रहा होगा तो अब वो 99 हो जाएगा। अगर पहले टिकट का प्राइस 100 रहा हो तो वो 99 रुपये हो जाएगा। अब मुझे इसी को आपस में डिवाइड करना है, देखो कट जाएगा, ये 11 से 9 बार में कट जाएगा, ये कितने बार में कट जाएगा, 3/50 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब मुझे इन दोनों के बीच में रेशो फाइंड करना है, तो इसके इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 ही बचा, 9 3 27, रेशो 50 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमें सीट का रेशो मिल गया, इसका मतलब पहले हमारे 27 सीट था तो अब वो बढ़ के कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो ये हमें सीट का रेशो मिल गया।
अब हमें बताना क्या कि हाउ मेनी सीट्स वर इंक्रीज इन अ सिनेमा हॉल, कितना पहले पहले 27 था 50 हो गया, कितना इंक्रीज किया 23 इंक्रीज किया गया है। अब मुझे यहाँ से 23 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो 23 का मल्टीपल भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखो 23 का 195 तो आता नहीं है, 168 भी नहीं आता, 178 भी नहीं आता, लेकिन 161 आता है। तो 23 सत्ते 161 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूरा फाइंड करना है, देखो कैसे बेसिक से फाइंड करना है, कैसे पूरा करके फाइंड करना है, देखो कैसे फाइंड करोगे। 27 से 50 हो गया, यहाँ पे दे रखा है 350 बढ़कर हो गया, तो 50 की वैल्यू दे रखी है 350, कितना गुना है 350, वही 7 गुना है, 5 सत्ते 35, तो इसका भी 7 गुना कर दो, 23 सत्ते 161, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, when the price of an item was reduced by 35% then its sale was increased by x%. If there is an increase of 17% in the receipt of the revenue then value of x will be। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो प्राइस है, कोई भी एक आइटम है जिसको हम सेल कर रहे हैं, उसकी प्राइस 35% हमने घटा दी, रिड्यूस कर दी, 35% हमने घटा दी, बट घटा दी, लेकिन उसकी सेल जो है ना वो हमने x% इंक्रीज कर दी, और वो x% हमें फाइंड करना है कि कितना इंक्रीज करा कि उसका जो रेवेन्यू है 17% बढ़ गया। कुल मिला के देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, आपको फॉर्मूला हर चीज़ के याद नहीं करना, ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉमन सेंस से आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है। भाई कोई भी चीज़ अगर आप सेल करते हो, सपोज कोई भी आइटम है, उसका प्राइस कितना है, ठीक है, और कितना आपका सेल किया गया है, यही तो इसका प्राइस होता है, यही तो इसका फॉर्मूला है। अब ये थोड़ा ना पढ़ाया जाएगा, ये तो आपको क्वेश्चन देख के ही हर क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। ये कोई फॉर्मूला वैसा थोड़ा ना है कि याद करने वाला, ये कॉमन सेंस से आपको पता होना चाहिए। भैया आप किराना की दुकान भी अगर खोलोगे और अगर आप सपोज कुछ भी बेचते हो, है ना, कोई भी एक आइटम, जैसे मैं ले लूँ एक, आप चाय पत्ती का पैकेट अगर बेचोगे, अगर आप उसको 10 रुपये में लेके आते हो और 20 रुपये में बेचो, मतलब हर एक पैकेट पे आपको 10 रुपये का मुनाफा हो रहा है। तो ये क्या कोई यहाँ पे हर एक पैकेट पे 10 रुपये का मुनाफा हो रहा है, इसका मतलब अगर आप 100 पैकेट बेचोगे, है ना, और आपको हर एक पैकेट पे 10 रुपये का मुनाफा हो रहा है, इसका मतलब 1000 रुपये आपका मुनाफा होगा। ये चीज़ तो आपको देख कर ही पता करना पड़ेगा ना हर क्वेश्चन में, तो हर क्वेश्चन में अलग अलग लगेगा, जैसे अभी हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में भी लगा है वो सिनेमा हॉल वाला। ठीक है, तो ये तो आपको कॉमन सेंस से पता करना पड़ेगा, और वो कैसे डेवलप होगा, तरह तरह के क्वेश्चन करके, प्रैक्टिस करके। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस बाय 35%, मतलब प्राइस में चेंज दे रखा है और हमें सेल बताना है, क्योंकि सेल इंक्रीज बाय x% और हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब सेल फाइंड करना है मुझे, तो सेल कैसे आ जाएगा, जब मैं रेवेन्यू को ये प्राइस में डिवाइड कर दूंगा, जब मैं रेवेन्यू को प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर दूंगा। अब देखो रेवेन्यू में क्या चेंज दे रखा है, इफ़ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 17% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, इसका मतलब पहले अगर 100 था तो अब वो 17% बढ़ के 117 हो गया, और प्राइस में क्या चेंज दे रखा है 35% रिड्यूस हो गया। इसका मतलब देखो कितना आसान परसेंट है, तो मैं 100 मान के ही कर लेता हूँ, पहले इसका मतलब 100 था तो वो 35% घट के 65 हो गया। तो इन दोनों रेशो को मुझे डिवाइड करना है, तो मुझे सेल में चेंज आ जाएगा कि सेल कितना परसेंट बढ़ा होगा। 100 से 100 कट गया, मतलब 1 आया। अब यहाँ 65 से कट जाएगा, 13 निम में 117, 13 पंजे 65, जब ये 5 उधर जाएगा तो 5:9 आ जाएगा। इसका मतलब ये मेरा सेल में चेंज आया है, सेल में चेंज आया। अब कितना बढ़ा है, इसका मतलब पहले 5 था तो अब वो 9 हो गया, कितना बढ़ा है 4 बढ़ा है, 4/5 कितना होता है 80%, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा और किस तरीके से करना वो भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब इस सवाल में देखो दोस्तों क्या बोल रखा है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज बाय 25% एंड द लेबर, यहाँ पे लेबर होगा, लेबर कॉस्ट हैज गोन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस टू कीप द कॉस्ट सेम एज दैट बिफोर द इंक्रीज। देखो यहाँ पे कुल मिला के क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो प्राइस है रॉ मटेरियल का वो 25% बढ़ गया, और जो लेबर कॉस्ट था ना वो 30% से, जो 30% कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट था उसके 30% से अब 38% बढ़ गया उसी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से। कुल मिला के देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, और फिर मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट परसेंटेज द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब अब मैं कंजम्पशन कितना कम करूँगा कि पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, जैसे यहाँ पे एक बात समझो कि कंजम्पशन कॉस्ट क्या होता है, कंजम्पशन कॉस्ट ही तो यहाँ पे देखो कंजम्पशन कॉस्ट और कंजम्पशन में दे रखा है, तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे कंजम्पशन कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। कंजम्पशन कॉस्ट मतलब क्या होता है भाई, कोई भी चीज़ में कितना कंज्यूम कर रहा हूँ उसी का कॉस्ट तो कंजम्पशन कॉस्ट होगा। अब यहाँ पे कंजम्पशन कॉस्ट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पे, प्राइस ऑफ
रॉ मटेरियल, भाई कोई भी रॉ मटेरियल है, मैं रॉ मटेरियल तो कंज्यूम कर रहा हूँ भाई, चावल चीनी खा रहा हूँ, वो एक तरीके से रॉ मटेरियल है। या फिर कोई भी, मैं सपोज कंपनी है मेरी और मैं उसमें रॉ मटेरियल लेकर आता हूँ, फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट में करके बेचता हूँ, तो रॉ मटेरियल मेरे लिए क्या है, कंजम्पशन है। मैं उसको कंज्यूम करता हूँ, फिर उसको आगे फाइनल प्रोडक्ट बना के बेचता हूँ ना, तो एक्चुअली मेरे लिए कंजम्पशन कॉस्ट क्या होगा, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, कितना मेरा कंजम्पशन में पैसा लग रहा है उस रॉ मटेरियल को खरीदने में, प्लस में उसको लेबर कॉस्ट कितना लग रहा है उसको फाइनल प्रोडक्ट में बदलने में, है ना। ये सब माइनस करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बिकेगा, उसके रेवेन्यू में जब ये सब माइनस कर दूंगा, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, तभी तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो कुल मिला के यही मेरा कंजम्पशन कॉस्ट है कि प्राइस कितना है रॉ मटेरियल का और लेबर कॉस्ट कितना है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो प्राइस था रॉ मटेरियल का वो 25% बढ़ गया है, ठीक है, और लेबर कॉस्ट जो ये अपना पहले प्राइस था रॉ मटेरियल का उसका 30% था, 30% से अब वो कितना बढ़ गया है, 38% बढ़ गया है। तो मुझे ये बताना है कि जितना मैं सपोज पहले अगर मैं 100 आइटम खरीदता था, अब वही आइटम ना मुझे, जैसे पहले मेरे को कोई भी आइटम 100 रुपये में मिलता था, अब वही आइटम मुझे 200 रुपये में मिलता है, ठीक है। तो अब मैं अपना खर्चा नहीं बदलना चाहता, ठीक है, मैं अपना कंजम्पशन कॉस्ट नहीं बढ़ाना चाहता, मैं अपना आइटम कम कर दूंगा, मैं अपना कंजम्पशन कम कर दूंगा, है ना, कॉस्ट ताकि ज़्यादा ना लगे। पहले मान लो मुझे 100 रुपये का चीज़ 200 रुपये अब मुझे मिल रहा है, तो मैं अब कम कर दूंगा चीज़ें लेना, ताकि 200 रुपये वाली चीज़ फिर से मुझे 100 रुपये में ही मिल जाए, भले ही वो कम मिले लेकिन 100 रुपये में ही मिले। तो वहीं यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कि मुझे कितना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। वो लिखा ना, बाई हाउ मच परसेंट कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, तो बाई हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन बी रिड्यूस टू कीप द कॉस्ट सेम एज दैट बिफोर दैट इंक्रीज। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि मुझे कितना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा कि जितने रेट पे मुझे पहले मिलता था उतना ही रेट पे अभी भी मिले। तो देखो यहाँ पे क्या करना है भाई, कंजम्पशन कॉस्ट हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस में लेबर कॉस्ट पे, लेबर कॉस्ट पे तो डिपेंड कर रहा है। तो कंजम्पशन कॉस्ट एक्चुअली मुझे फाइंड करना है कि बढ़ गया है जब, तो मुझे कितना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। भाई प्राइस कितना बढ़ा है, प्राइस मेरा 25% बढ़ा है, इसका मतलब पहले अगर 100 रहा होगा तो अब वो 125 बढ़ गया। और मैं इसमें प्लस करूँगा लेबर कॉस्ट, तो मुझे कंजम्पशन कॉस्ट मिल जाएगा, इसमें प्लस करूँगा 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, 30%। भाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पहले 100 था तो उसका 30% 30 होगा, और 125 के 38%, देखो यहाँ पे बोल रखा है ना 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो 1 से 25 का 38% कितना होगा, 125 का, देखो 38% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 19/50, क्योंकि 1/50 2%, 19/50 38%, चल जाएगा 25 पंजे 25, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, ये जाएगा अपना 2.5 बार में, ठीक है, 2.5 बार में चल जाएगा, 19 2 जा 38, 19 5 जा 95, मतलब 9.5, तो 47.5, इसका मतलब 47.5 इसका 38% है। अब जब मैं इसको प्लस करूँगा तो मेरा कंजम्पशन कॉस्ट आ जाएगा, इसका मतलब मैं पहले अगर 130 रुपये का आइटम खरीदता था तो अब मुझे कितने का मिल रहा है, 172.5 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, 172.5 रुपये का मिल रहा है। तो जो पहले मुझे 130 का मिलता था मुझे 172.5 का मिल रहा है। तो मुझे क्या फाइंड करना है कि मैं कंजम्पशन कितना कम करूं कि पहले जैसा ही कॉस्ट हो जाए, टू कीप रिड्यूस टू कीप द सेम कॉस्ट सेम एज दैट बिफोर द इंक्रीज। मतलब पहले 130 था तो अब मैं कितना कंजम्पशन कम कर दूं कि 130 ही कंजम्पशन कॉस्ट इस बार आ जाए। तो कितना कम करूँगा मैं, 42 कम करूँगा, 42.5 कम करूँगा ना 172.5 से, तो 130 आ जाएगा। और किसका बेस मान के करूँगा, 172.5 को ही बेस मान के करूँगा, क्योंकि उसमें से ही मैं कम कर रहा हूँ। देखो कट जाएगा, जीरो से ये पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा। 25 से कितने बार में, देखो 25 8 200 होता है, 25 16 मतलब 400, 25 17 बार में जाएगा ये, और ये कितने बार में जाएगा, 25 छिक्का 150, 25 निम्मा 225, इसका मतलब 17/69 आ गया। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सारे आंसर मेरे परसेंटेज में दे रखे हैं सारे ऑप्शन, ठीक है। तो देखो कितने बार में जाएगा, अगर ये पूरा 1700 है, 69 से अगर मैं डिवाइड करूँगा इसको, देखो 3 बार में तो 180 से भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि 6 3 18 मतलब 180 से ज़्यादा आएगा। इसका मुझे 2 बार में लेना पड़ेगा, तो 2 बार में कितना जाएगा, 138, 69 टू 138, तो कितना बचेगा फिर अपना 32, 320 कितने बार में जाएगा 69 से, ये जाएगा अपना देखो 4 बार में 240 और 36, कितना हुआ अपना 276, और 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 69 लगभग 7 है, 7 5 35, तो 5 बार में ज़्यादा आ जाएगा। इसका मतलब 24 पॉइंट समथिंग आएगा, और ऑप्शन नंबर सी अपना 24 पॉइंट समथिंग है। ये सारे तो बहुत दूर है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। पहले मैंने पूरा बेसिक से समझाया कि सवाल में बोल क्या रखा है, फिर उसको सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। A man's annual income has increased by 1.2 lakh, but the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. He now pays the same amount of tax as before.
व्हाट इज हिज इंक्रीज इनकम। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब हमारे टैक्स वाले सवाल करेंगे, इनकम टैक्स वाले सवाल करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक जो आदमी है उसकी जो इनकम है ना वो 1.2 लाख से बढ़ जाती है, लेकिन उसका जो टैक्स है ना वो कम हो जाता है। जो 12% टैक्स पहले वो देता था अब वो 10% देता है। तो टैक्स देखो 12% जो उसका रेट है ना वो कम हो गया है, लेकिन वो टैक्स अभी भी सेम देता है। ही पे द सेम टैक्स, सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर। देखो इससे पहले आप समझो कि इनकम टैक्स निकालते कैसे हैं। भाई कोई भी सपोज आप इनकम टैक्स कैसे निकालते हो, इनकम टैक्स का फॉर्मूला तो यही होता है ना। इनकम टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपकी कितनी इनकम है ना, और उस पर कितना रेट ऑफ टैक्स लग रहा है। सपोज देखो पहले लिख देता हूँ रेट ऑफ टैक्स। सपोज आप 50,000 रुपये कमाते हो, ठीक है, आप कितना रुपये कमाते हो 50,000। सरकार उस पर लगाती है कि टैक्स 18%, मतलब आप अपने 50,000 का 18% या फिर जो भी इनकम करते हो उसका 18% हमको देना पड़ेगा। आपको, आपकी मजबूरी है, आप तो आपको देना ही पड़ेगा। इसका मतलब 18×5 = 90, मतलब आपको 9,000 रुपये तो देना ही पड़ेगा। तो 9,000 रुपये आपका इनकम टैक्स आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होगी, यहाँ पे इन हैंड सैलरी आपको कितनी होगी 41,000, है ना। तो ऐसे ही तो हम निकालते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स निकालना कोई यहाँ पे आपको फॉर्मूला पहले से याद होने की थोड़ा ना जरूरत है, ये तो आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं। इनकम गुना रेट ऑफ टैक्स, है ना, मतलब बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है ना। किसी को अगर नहीं पता होगा तो भी इतनी प्रैक्टिस तो हम कर ही लेंगे ताकि आप इस तरीके के फॉर्मूले को अपने आप से बना पाओ और किस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है वो भी आप सीख पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या बोल रखा है कि उसकी इनकम 1.2 लाख बढ़ गई, लेकिन उसका जो रेट ऑफ टैक्स है वो 12% से 10% कम हो गया, लेकिन वो टैक्स अभी भी सेम दे रहा है। भाई इनकम टैक्स का फॉर्मूला क्या था, इनकम टैक्स इज इक्वल टू इनकम इनटू में रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, रेट ऑफ टैक्स। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो उसका टैक्स रेट है, भाई यहाँ पे देखो ना, बट द टैक्स ऑन इनकम मतलब रेट ऑफ टैक्स वो 12% से 10% हो गया, लेकिन वो इनकम टैक्स जो है ना, जो रियल मनी है वो अभी भी उतना ही दे रहा है जितना 12% था, और जितना 10% हो गया कम होके 2%, अब भी वो इनकम टैक्स उतना ही दे रहा है, मनी उतना ही दे रहा है सरकार को। तो देखो यहाँ पे सेम है, यहाँ पर भी सेम है, इसका मतलब इसी का रेसिप्रोकल इसका मल्टीप्लाई होगा इनकम। भाई जैसे अगर मैं इसका रेशो फाइंड करूँ 2 6 12, 2 5 10, तो यहाँ पर 5:6 हो जाएगा ना, क्योंकि इधर सेम दे रखा है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन में जो हम कंसेप्ट लगाते थे वही कंजम्पशन यहाँ पे लगेगा वही। तो इनकम उसका रेशो क्या हो जाएगा 5 से 6, इसका मतलब पहले 5 था तो अब उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1.2 लाख, है ना। अमेंस एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज बाई 1.2 लाख, एक की वैल्यू दे रखी है 1.2 लाख, है ना, 1.2 लाख। तो मुझे फाइंड करना है व्हाट इज हिज इंक्रीज इनकम। इंक्रीज इनकम उसकी कितनी है 6 है, यहाँ पे डी आएगा इंक्रीज इनकम। और इंक्रीज इनकम उसकी कितनी है 6 यूनिट है, और 6 वही 1 का मतलब 1.2 लाख, तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा, इसका मैं 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 7.2, 12 6 12 6 72, तो 7.2 लाख अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है अपना, अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाई 4.5 लाख बट द टैक्स रेट ऑन इनकम दैट ही हैज़ टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 26% टू 20%, ही नाउ पे 12,000 मोर इनकम टैक्स, वॉट इज हिज इंक्रीज इनकम इन लैक्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक जो आदमी है उसकी जो तनख्वाह है, जो इनकम है वो 4.5 लाख से बढ़ गई है, लेकिन उसका जो टैक्स रेट है ना वो 26% से 20% हो गया, लेकिन तब भी वो 12,000 टैक्स ज़्यादा देता है। भाई पहले अगर उसकी इनकम एक्स थी तो अब उसकी इनकम कितनी हो गई एक्स प्लस में 4.5 लाख, क्योंकि 4.5 लाख उसकी सैलरी बढ़ गई ना। तो इसका मतलब क्या दे रखा है कि उसकी जो सैलरी पहले उसकी जो टैक्स रेट था वो 26% था, है ना। टैक्स रेट ऑन इनकम ही हैज़ टू पे रिड्यूस फ्रॉम 26% टू 20%, लेकिन तब भी वो 12,000 रुपये ज़्यादा देता है। इसका मतलब जो उसकी बढ़ी हुई सैलरी है, बढ़ी हुई सैलरी पे 20% टैक्स लगा ना, जब उसकी 4.5 लाख सैलरी बढ़ गई, जब उसकी 4.5 लाख सैलरी बढ़ गई तो उसका 20% टैक्स आ गया, 26 से 20% आ गया। इसका मतलब एक्स प्लस 4.5 लाख पे जो 20% का टैक्स लगा है उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं एक्स का 26% टैक्स का, तो कितना आ जाएगा 12,000 आएगा। देखो इसी इक्वेशन का मतलब तो क्या है कि एक्स प्लस 4.5 मतलब जो बढ़ी हुई सैलरी है उस पर अगर 20% का टैक्स लग रहा है, ठीक है, पहले 26% का टैक्स लगता था, 20% का टैक्स लगता है, लेकिन तब भी वो 12,000 रुपये ज़्यादा है दे रहा है। इसका मतलब ये वाली यूनिट ज़्यादा है, ये वाली यूनिट कम है, तो इस वाले से मैं जब इसको माइनस करूँगा तो 12,000 रुपये आ जाएगा,
ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझो, समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सारी चीज़ें लैख में दे रखी है, ये 4 पॉइंट लैख है, तो मुझे इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 4 पॉइंट लैख में, मतलब लैख में। तो इसको लैख में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 लाख से डिवाइड कर दूंगा, तो 3 जीरो कट जाएगा, 0.12 आ जाएगा, 0.12 लैख आ जाएगा। देखो परसेंटेज से परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 होता है, जब वो 100 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 से ये चला गया। ठीक है, तो 12 लाख हो जाएगा। अब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 20x, और ये क्या हो जाएगा अपना 26x। जब 26x में से 20x जाएगा तो माइनस का 6x बचेगा। ठीक है, और जब 20 की मैं 4.5 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा अपना 90। 90 माइनस 6x कितना बचा इधर 12। जब ये 12 90 से माइनस होगा कितना आएगा अपना 78, और जब ये 6x इधर आएगा तो प्लस का पॉजिटिव हो जाएगा 6x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 13। इसका मतलब पहले उसकी सैलरी 13 लाख थी, अब 4.5 लाख रुपए बढ़ गई, तो उसकी सैलरी कितनी हो गई, जब यहाँ पे 4.5 लाख उसका ऐड कर दूंगा, 13.5 में 4.5 लाख ऐड कर दूंगा, 17.5 लाख उसकी सैलरी अब कितनी हो गई 17.5 लाख। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, अ मेंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाई ₹2.6 lakh, but the tax on income that he has to pay has reduced from 17.1% to 13.3%. In both the cases 35% of the income is tax free। ठीक है, मतलब इन बोथ द केसेस उसका जो 35% जो टैक्स है ना वो फ्री है। इसका मतलब दोनों के लिए सेम है, तो इसको तो हम इग्नोर करो, क्योंकि दोनों में पल्लू जो है वो बराबर ही है। ठीक है, कहीं भारी हल्का नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सेम है दोनों केस के लिए। व्हाट इज हिज इनिशियल इनकम इफ ही पेड टैक्सेस इन बोथ द केसेस। इफ ही पेड, यहाँ पे इक्वल आएगा। ठीक है, इफ ही पेड इक्वल टैक्सेस, इफ ही पेड इक्वल टैक्सेस इन बोथ द केसेस। अभी इस सवाल में देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक जो मैन है उसकी जो एनुअल इनकम है वो 2.6 लाख बढ़ गई। ठीक है, लेकिन उसका जो टैक्स है ना वो 17.1% से 13.3% हो गया। बोथ द केसेस में वो इक्वल टैक्स पे कर रहा है, तो मुझे फाइंड करना है कि उसकी इनिशियल इनकम क्या थी। देखो कुल मिला के यहाँ पे कैसे करेंगे इस सवाल को, यहाँ पे समझो, जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स वो हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स वाला सवाल है यहाँ पे। इनकम टैक्स वाला, इनकम टैक्स इज इक्वल टू इनकम और उस पर कितना रेट ऑफ टैक्स लग रहा है, यही तो बोल रखा है। तो एक आदमी है, ठीक है, जिसकी 2.6 लाख बढ़ गई, लेकिन उसका रेट कितना कम हो गया, 17.1 से 13.3, 17.1 से 13.3 हो गया, लेकिन वो अभी भी जो टैक्स पे कर रहा है ना बोथ द केसेस में इक्वल पे कर रहा है। इसका मतलब जो इनकम टैक्स पे कर रहा है वो इक्वल, मतलब जो 17.1% जब उसका टैक्स रेट था तब भी वो इतना ही पे करता था जितना अभी वो टैक्स पे करता है 13.3% के बाद। इसका मतलब जब ये इधर वाली चीज़ सेम है तो इस वाली चीज़ का रेसिप्रोकल इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका रेशो निकला जाएगा। देखो अगर मैं दोनों तरफ से पॉइंट हटा दूं तो कितने बार में जाएगा, 19 निम्मा 171, 19 सत्ते 133, तो इसका रेशो 9:7 आया। तो इनकम का क्या रेशो आएगा 7:9, क्योंकि इधर चीज़ बराबर दे रखी है। पहचानो, याद करो, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन वाला कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो इसीलिए मैं उसके बाद ही ये वाले सवाल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 9 से 7 हो गया, तो यहाँ पे 7 से 9 हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब पहले उसकी इनकम अगर 7 थी तो अब वो बढ़ के 9 हो जाएगी। कितना यूनिट बढ़ा अपना, 2 यूनिट बढ़ा, और यहाँ पे बढ़ा कितना है 2.6 लाख। इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2.6 लाख, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.3 लाख। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है व्हाट इज हिज इनिशियल इनकम। इनिशियल इनकम उसकी मतलब इनिशियल पहले उसकी इनकम कितनी थी 7 लाख थी, तो उसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 यूनिट थी 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 13,791, तो 9.1 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ इस सवाल में देखो, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीजेज फ्रॉम 15.2% टू 20.9%। ड्यू टू दिस शिवम हैड टू पे 5.55% मोर टैक्स देन प्रीवियस ईयर, बट साइमल्टेनियसली इनकम ऑफ शिवम ऑल्सो डिक्रीजेज बाई 18,400 रुपये। देन फाइंड द इनकम ऑफ शिवम लास्ट ईयर। इस बार देखो मुझे इनकम फाइंड करना है, मुझे रेट ऑफ टैक्स में चेंज दे रखा है और अपना टैक्स में चेंज दे रखा है कि वो कितना उसका टैक्स बढ़ गया। देखो कुल मिला के फॉर्मूला हमारा क्या है, एक बार फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे। इनकम टैक्स जो है वो कैसे निकालते हैं हम, इनकम गुना में टैक्स रेट, बिल्कुल है ना, पता होगा, अब आपको बता चुका हूँ, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे टैक्स रेट में चेंज कर रखा है और इनकम टैक्स में देखो ना, शिवम हैड टू पे 5.55% मोर टैक्स देन प्रीवियस, इसमें चेंज रखा है। मुझे ये वाली चीज़ निकालनी है, तो ये वाली चीज़ कैसे आएगी, जब मैं इस वाली चीज़ को इससे डिवाइड कर दूँगा, इनकम टैक्स को जब मैं टैक्स से डिवाइड कर दूँगा, तो इनकम का यहाँ पे कैसे आ जाएगा अपना इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स अपॉन में
टैक्स रेट, तो यहाँ से मुझे इनकम में चेंज मिल जाएगा, ठीक है, टैक्स रेट इनकम में चेंज मिल जाएगा। और मुझे तो इनकम ही फाइंड करनी है ना, फाइंड द इनकम ऑफ शिवम, ठीक है, लास्ट ईयर। तो अब मुझे इनकम में कैसे चेंज निकालना है, देखो यहाँ पे मैं इनकम में कैसे चेंज निकालूंगा, इनकम में कैसे चेंज, भाई इनकम टैक्स को मैं टैक्स रेट से डिवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ तो रेट ऑफ इनकम टैक्स है ना, तो ये वाली चीज़ नीचे आएगी। 15.2 से मेरा कितना इनकम टैक्स रेट हो गया, 20.9% हो गया। और यहाँ पे शिवम हैड टू पे 5.55% मोर टैक्स देन प्रीवियस ईयर, इसका मतलब ये इनकम टैक्स में चेंज है ना, हैड टू पे टैक्स, ठीक है, ऐसे पहचानो। अब ये 5.55% मैंने आपको बता रखा है कि 1/18 है, 1/18 है, 18×5 = 90 और 10/18, ये कुल मिला के कितना हुआ 5/9, 5/9 मतलब 0.55%। तो 5:5/9%, इसका मतलब ये 1/18 की परसेंटेज वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, हैड टू पे मोर, इसका मतलब पहले अगर वो 18 रुपये टैक्स पे करता था, अब उससे एक ज़्यादा पे करेगा 19 से। तो मुझे इन दोनों रेशो को आपस में डिवाइड करना है, तो मुझे इनकम का रेशो मिल जाएगा। देखो कट रहा है किसी से, अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे पॉइंट हटा दूँ तो क्या कट रहा है किसी से, देखो ये 19 8 बार में कट रहा है, ये 19 एक कम 19, 19 एक कम 19, ठीक है, यही कट रहा है, ये भी कट रहा है, 2 चौका 8, 2 निम्मा, ठीक है। अब इनकी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा इनकम का रेशो, 11 9 = 99, रेशो 19 4 = 76। इसका मतलब पहले अगर उसकी इनकम 99 रुपये थी, तो अब उसकी इनकम घट के कितनी हो जाएगी, 76 हो जाएगी। यही तो चेंज आएगा इसमें, ठीक है। अब मुझे कितना फाइंड करना है, देखो यहाँ पे दे रखा है कि इनकम ऑल्सो डिक्रीजेज बाई 18,400, डिक्रीज कितना हुआ 18,400, यहाँ रेशो में कितना डिक्रीज हुआ है, देखो 99 में से अगर मैं 76 घटाऊंगा 23, इसका मतलब 23 यूनिट घटा है उसकी इनकम। और यहाँ पे 18,400 दे रखा है, इसका मतलब 23 की यूनिट कितना है, 18,400 है, ठीक है। कितना गुना है, 23 8 184, मतलब 800 गुना है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द इनकम ऑफ शिवम लास्ट ईयर। भाई ये तो घट के आया है ना, लास्ट ईयर उसको कितना मिला है, लास्ट ईयर मतलब 99 का मल्टीपल, 99 का जब मैं 800 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 8 = 72, 9 8 = 72, इसका मतलब 792, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा किस तरीके से करना है और किस तरीके से हमने यहाँ पे इसको किया है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ से हमारे जितने भी सवाल होंगे ना, वो मेंसुरेशन से सवाल मिलेंगे, मतलब शेप से रिलेटेड सवाल मिलेंगे, और वहाँ पे हमारा कंसेप्ट परसेंटेज का यूज़ होगा। तो आओ इसको कैसे करते हैं, देखो व्हेन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 40%, मतलब जब रेक्टेंगल की लेंथ में 40% इंक्रीज करता हूँ और ब्रेथ बाई 70%, देन द एरिया इंक्रीज बाई व्हाट परसेंटेज, इसका मतलब पहले एरिया कुछ और था, एरिया 1, अब मुझे एरिया 2 में पता करना है जब उसकी लेंथ 40% इंक्रीज हो गई और ब्रेथ उसकी 70% इंक्रीज हो गई। इसका मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब पहले अगर उसका भाई 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5, इसका मतलब पहले उसकी लेंथ अगर 5 थी तो अब वो 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि इंक्रीज बोल रखा है तो यहाँ पे प्लस आएगा। एंड ब्रेथ बाई 70%, 70% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 60/10, भाई 1/10 अपना 10%, 7/10 अपना 70%। इसका मतलब पहले अगर उसकी ब्रेथ जो है 10 रहा होगा तब वो 7 बढ़ के 17 हो जाएगा। कुल मिला के मुझे इसमें चेंज करना है, तो ये कितना आ गया 50/17, 17 119। अब देखो अगर मैं इसको 100 बना लूँ, दोनों तरफ 2 2 से मल्टीप्लाई करके, इसकी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसकी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 100 में जो भी चेंज आता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। तो 50 दूनी 100 और 119 का 2 से मल्टीप्लाई करूँ 238, तो कितना चेंज आया, इसका मतलब पहले अगर उसका एरिया 100 रहा होगा तो अब 238 कितना प्लस में 138% चेंज आया है, प्लस में 138% बढ़ गया है। तो यहाँ पे मुझे ही फाइंड करना है, देन द एरिया इंक्रीज बाई व्हाट परसेंट, 138% से इंक्रीज हो गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाई 40%, by what percentage correct up to 2 decimal place should its height be increased so that the area increased by 60%। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो बेस है ट्राइंगल का वो 40% हमने इंक्रीज किया है, तो हम उसका हाइट कितना इंक्रीज करेंगे कि उसका एरिया 60% इंक्रीज हो। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो कांस्टेंट चीज़ है, इसका मतलब जो मेरा भाई कांस्टेंट चीज़ मतलब इसकी वैल्यू तो कभी बदलेगी नहीं। भाई मैं बेस को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, डिक्रीज़ कर सकता हूँ, या फिर हाइट को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, डिक्रीज़ कर सकता हूँ। इसका मतलब मेरा एरिया फुली डिपेंड किस पे है, बेस इंटू हाइट पे। अब यहाँ पे बोल रखा है कि बेस को मैं 40% इंक्रीज़ करता हूँ और हाइट को मैं कितना इंक्रीज़ करूँगा
यहाँ पे बोला था ना बाय व्हाट परसेंटेज हाइट शुड बी इंक्रीज, की एरिया उसका 60% इंक्रीज हो। इसका मतलब मुझे हाइट में चेंज निकालना है। हाइट में चेंज कैसे निकलेगा, जब मैं एरिया को यहाँ बेस से डिवाइड कर दूंगा, जब मैं एरिया को बेस से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे हाइट में चेंज मिल जाएगा। अब एरिया उसका कितना चेंज किया गया, 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। इसका मतलब पहले अगर उसका एरिया 5 रहा होगा तो वो अब इंक्रीज होके 8 हो जाएगा, 3 इंक्रीज होके 8। और बेस में कितना चेंज दे रखा है, बेस 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है प्लस का 2/5। प्लस का क्यों, क्योंकि इंक्रीज बोल रखा है। इसका मतलब पहले अगर उसका बेस 5 रहा होगा तो अब वो बढ़ के 7 हो जाएगा। तो मुझे इन दोनों को रेशो को डिवाइड करना है आपस में, जो भी रेशो आएगा वो मेरा हाइट में चेंज आ जाएगा। देखो 5 से 5 चल जाएगा। अब मैं 7 के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो इसका रेशो मतलब हाइट में चेंज का जो रेशो आया कितना है, 7:8। इसका मतलब पहले अगर उसका हाइट 7 रहा होगा तो अब 8 हो जाएगा जब हमने ये सारा खुराफाती किया। तो 7 से 8 कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। ओवर 7 लिखेंगे कितना, 14.28% होता है लगभग 1/7। तो 14.29% बिल्कुल नज़दीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं अब। अगला सवाल है, इन अ ट्राइंगल हाइट इज इंक्रीज बाय 37.5% एंड द बेस इज इंक्रीज बाय 45% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। अब ये हाफ पे तो डिपेंड नहीं करता क्योंकि इसकी वैल्यू तो सेम है। हम बेस को इंक्रीज करेंगे और हाइट को इंक्रीज कर रखा है यहाँ पे। तो मुझे एरिया 1 से एरिया 2 में चेंज निकालना है, मतलब कितना परसेंट उसका एरिया बढ़ा। अगर हमने हाइट 37.5% बढ़ा दिया और इंक्रीज कर दिया उसका क्या इंक्रीज, और बेस उसका 45.5% बढ़ा दिया। देखो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। इसका मतलब अगर उसकी हाइट पहले 8 थी तो अब वो 3 बढ़ के 11 हो जाएगी। और उसका बेस कितना दे रखा है परसेंटेज में, 45.55%। देखो ये 9.09 का गुना है। ठीक है, कितना बार में, 5 बार में। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/11। इसका मतलब 5/11 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। इसका मतलब पहले अगर मेरा बेस 11 था तो अब वो 5 बढ़ के 16 हो जाएगा। तो मुझे इसमें चेंज निकालना है, मेरा एरिया 1 से एरिया 2 में रेशो आ जाएगा। देखो 8 दूनी 16। ठीक है, और 11 से 11 कट गया। इसका मतलब 1:2 आ गया। कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। और 1 की वैल्यू कितनी होती है, 100%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में देखो क्या बोल रखा है, इफ़ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 45% देन फाइंड द परसेंट डिक्रीज इन इट्स एरिया। देखो सबसे पहले तो आप स्क्वायर समझो कि उसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है। जैसे ये अपना साइड है ए, है ना, उसके चारों साइड्स बराबर होते हैं स्क्वायर के। तो स्क्वायर का एरिया जो होता है ना वो होता है ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या बोल रखा है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज बाई 45%। तो हमें एरिया कितना डिक्रीज है वो बताना है। अब डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a। ठीक है, ये जब आपको फॉर्मूला पता है तभी आप कर पाओगे। इसका मतलब डायगोनल में चेंज हमें दे रखा है। डायगोनल किस पे डिपेंड करता है, √2a पे। √2 तो कांस्टेंट है। इसका मतलब डायगोनल जो है हमारा ए पे डिपेंड करता है। मुझे फाइंड करना है ए स्क्वायर में कितना चेंज आया। इसका मतलब जो ए में चेंज आया है उसका जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे एरिया में चेंज मिल जाएगा। अब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाई 45%। 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 9/20। भाई 1/20 अपना 5%, 9/20 45%। इसका मतलब पहले अगर मेरा डायगोनल 20 था तो अब वो 9 कम हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका मतलब पहले 20 था तो अब वो कितना, 9 कम होके 11 हो जाएगा। ये तो रहा ए का, लेकिन मुझे एरिया में चेंज फाइंड करना है तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। इसका मतलब इसका भी स्क्वायर कर दूंगा, इसका भी स्क्वायर कर दूंगा। 20 का स्क्वायर 400, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, अब मुझे इसमें चेंज करना है। अब देखो अगर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूं तो ये 100 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 में जो भी चेंज आता है ना वो डायरेक्टली परसेंटेज में आता है। इसलिए मैं यहाँ पे 100 से 4 से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों तरफ। अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 4 3 12 30.25 आएगा। अब 100 से ही कितना कम हो गया, ये 69.75। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 19% देन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिक्रीज बाय। अब यहाँ पे देखो उल्टा पूछ रखा है। यहाँ पे ए स्क्वायर में चेंज दे रखा है और हमें ए में चेंज बताना है। भाई ए स्क्वायर मतलब एरिया में चेंज दे रखा है, 19% डिक्रीज हो गया। इसका मतलब एरिया पहले अगर मेरा 100 था तो अब वो 19% घट के 81 हो गया। तो मुझे डायगोनल में चेंज बताना है। डायगोनल में चेंज मतलब जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूँगा तब मेरा ए आ जाएगा। भाई डायगोनल क्या होता है, डायगोनल जो होता है वो मेरा √2a होता है। भाई √2 तो वैल्यू कॉन्स्टेंट है, √2 की हमेशा वैल्यू 1.41 ही रहेगी। लेकिन मुझे तो ए को घटाना या फिर ए को बढ़ाना, इसका मतलब ए पे डिपेंड करेगा मैं डायगोनल की वैल्यू की बढ़ेगी कि घटेगी। इसका मतलब मुझे ए में चेंज फाइंड करना है। तो जब मैं ए स्क्वायर का
स्क्वायर रूट लूँगा तो ए वैल्यू आ जाएगी, तो इसका भी मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10, 81 का स्क्वायर रूट 9, तो देखो कितना चेंज आया, 10 से वैल्यू 9 हो गई है, तो -1/10, तो 1/10 अपना 10%, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, in a cuboid if the length is increased by 63.63% and the breadth is decreased by 41:2/3%, then by how much percent the height should be changed then the value remain constant। देखो मैंने आपको समझाया था एक कॉन्सेप्ट, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन, जहाँ पे एक्सपेंडिचर हमारा सेम था, तो जो अगर प्राइस का रेशो ए रेशो बी है ना, तो कंजम्पशन का रेशो बी रेशो ए हो जाएगा। वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स रिमेन्स कांस्टेंट दे रखा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब यहाँ बोल रखा है कि जो लेंथ है वो इंक्रीज बाय 63.63%। देखो ये 9.09 का मल्टीपल है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11। अब ये इसका कितना मल्टीपल है? 7, 9 7 63, तो ये 7th मल्टीपल है 1/11 का, और ये इंक्रीज बोला है। इसका मतलब लेंथ अगर मेरा पहले 11 था तो अब वो 7 बढ़ के अपना क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और ब्रेथ के बारे में क्या बोल रखा है? ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 41:2/3%। देखो 41:2/3% को कैसे लिखूंगा? देखो मैं जोन से फ्रैक्शन परसेंटेज की जानता हूँ, उसको मैं इसमें तोड़ दूंगा। जैसे 41 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 + 16:2/3%। क्यों? क्योंकि मैं दोनों की स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूँ भाई। 25% का होता है 1/4 और 16:2/3 का होता है 1/6। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा रखा है कैसे करते हैं और कैसे बता रखा है, याद भी कराया। मैं यहाँ से जब एलसीएम लूँगा तो 12 आएगा एलसीएम, 4 3 12 तो 3 और 6 2 12, तो 5/12 आ गया मेरा इसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब पहले अगर मेरी वैल्यू 12 थी, जो ब्रेथ 12 था, तो अब वो डिक्रीज होके 5 डिक्रीज होके 7 हो जाएगा। तो अब मुझे हाइट बताना है, हाउ मच % हाइट शुड बी चेंज सो द वैल्यू रिमेन वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये चीज़ तो सेम है, ये दोनों मुझे रेशो फाइंड दे रखा है, तो मुझे इस वाली चीज़ को बताना है। तो क्या आपको मैंने बता नहीं रखा कि जब भी एलएचएस में या फिर आरएचएस में एक वैल्यू जब इधर की तरफ हमारा यहाँ पे कांस्टेंट दिया रहे, तो हमारा जो रेशो होता है वो आपस में रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब इसका वाला रेशो यहाँ आएगा, इसका वाला रेशो यहाँ आएगा, है ना। इसका मतलब क्या है? 18:7 और 11:12। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा ना, तो इससे पहले वाली क्लास में मैं ये पूरा कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ, पहले जाके उसको देखो। अब मुझे इनमें रेशो फाइंड करना है। देखो कट रहा है कुछ, ये 6 3 जा और ये 6 2 जा 12। ठीक है, तो अब 7 3 जा 21 और 11 2 जा 22। इसका मतलब पहले अगर 21 था हाइट, तो अब वो 22 हो जाएगा जब मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, इंक्रीज़ करूँगा 63:63% और 41:2/3%। तो पहले अगर मेरी हाइट 21 रही होगी, तो अब वो बढ़ के 22 हो जाएगी। कितना बड़ा है? 1 बड़ा है ओवर 21, 1/21 होता है 4.76। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कुल मिला के 1 से लेके 125 तक स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू करवा रखे हैं फ्रैक्शंस के। ठीक है, तो पहली क्लास में हमने किए थे, आई होप आपने वो सभी देखा होगा। आप पूरी क्लासेस को फॉलो करते आ रहे हो, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे बीच बीच में आओगे तब आपको नहीं समझ में आने वाला। कैसे समझ पाओगे? कॉन्सेप्ट तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर उस पर हम कई तरह के सवाल कर रहे हैं। द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 120% एंड इट्स हाइट डिक्रीज बाई 40%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर में चेंज दे रखा है और उसके हाइट में चेंज दे रखा है, मुझे वॉल्यूम में चेंज बताना है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आखिर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ये सारी चीज़ें जो फॉर्मूले होते हैं ना, हम सब मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, लेकिन परसेंटेज पे भी इसके क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसको अभी कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, है ना। पाई तो कांस्टेंट हमारा 22/7, तो उसकी वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन r² बढ़ सकता है, घट सकता है, h घट सकता है, बढ़ सकता है। r² बढ़ाया गया मतलब r की वैल्यू बढ़ाई गई है 120%। 120% 6/5 होता है भाई, 1/5 20%, 6/5 120%। इसका मतलब पहले अगर वैल्यू मेरी 5 रही होगी, तो अब वो बढ़ के 6 बढ़ के 11 हो जाएगी, और r का स्क्वायर दे रखा है, तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। एंड उसकी हाइट डिक्रीज कर रखी है 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। 1/5 20%, 2/5 अपना 40%। इसका मतलब पहले अगर उसकी हाइट रही होगी 5, तो अब वो घट के 2 घट के कितने हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो मुझे इन दोनों में रेशो फाइंड करना है, मेरे वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 पंजे 125। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, 121 की जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 363 आ जाएगा। अब मुझे इसमें कितना चेंज आया वो अपना वॉल्यूम का चेंज निकल के आ जाएगा। अब देखो 125 बड़ा प्यारा नंबर है, आपको देखो
जो भी हम परसेंटेज निकालते हैं वो 100 में से निकालते हैं ना, तो 125 को 100 बनाना बहुत आसान है। 0.8 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 125 अट्ठे होता है 1000। मैं 0.8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब 100, तो यहाँ पर भी मैं 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 8 3 जो 24 मतलब 240 है ना, क्योंकि 2400 आएगा तो एक पॉइंट से कट जाएगा 240। 8 6 जो 48 288 और 8 3 जो 24 294, ठीक है 290.4 आ जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट है और यहाँ पे 125 गुना 0.8 मतलब 100। तो 100 में से ये कितना बढ़ा है, 100 से कितना बढ़ा है 190.4%। 100 में जो भी चेंज आता है डायरेक्टली परसेंटेज आता है, तो 190.4% जो हमारा इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डिक्रीज बाई 20% देन बाई व्हाट परसेंटेज द हाइट मस्ट बी इंक्रीज सो दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिमेन सेम। देखो ये वाला भी वही सवाल है भाई, वॉल्यूम यहाँ पे सेम बोल रखा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है क्या, इतना पाई आर स्क्वायर एच। भाई पाई तो हमारा कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे रेडियस में चेंज दे रखा है, डिक्रीज कर रखा है, और यहाँ पे हाइट को मुझे बताना है कि मैं कितना इंक्रीज करूँगा कि मेरा वॉल्यूम दोनों केस में सेम रहे। देखो आर स्क्वायर में चेंज दे रखा है, वही वाला तो सवाल ही है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन, जहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो जो प्राइस का रेशो रहेगा सपोज ए रेशो बी, तो कंजम्पशन का रेशो हो जाएगा बी रेशो ए। ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर में चेंज दे रखा है, मुझे पूछ रखा है कि हाइट में मैं क्या चेंज करूँगा कि वॉल्यूम मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा अगर हाइट रेडियस मेरा इतना डिक्रीज हो गया। भाई डिक्रीज हो गया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब पहले अगर मेरा रेडियस 5 रहा होगा तो अब वो घट के 4 हो जाएगा, एक घट के। अब देखो स्क्वायर कर रखा है रेडियस का, इसका मतलब ये भी स्क्वायर में वैल्यू चेंज होगी। अब यहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इसका मतलब हाइट का क्या रेशो आ जाएगा, 4 स्क्वायर रेशो 5 स्क्वायर, है ना। ये वाली चीज़ उधर आ जाएगी, ये वाली चीज़ इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो जो भी इनमें चेंज आया वही मेरा हाइट में चेंज आएगा। 16 से कितना बढ़ा है 9/16, 1/16 कितना होता है अपना 6.25, 9 6 54 और 25 में 225 मतलब 56.25। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है। वही टाइप हम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन, बट क्या है थोड़ा सा तरीका अलग है इस बार। ठीक है, मतलब पूछने का तरीका इस बार अलग है, अलग अलग कंसेप्ट सेम है हमारा, अलग अलग तरह से पूछा गया है। अगला सवाल है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 43% व्हेन इट्स हाइट इज रिड्यूस बाई 15:5/13%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन CSA ऑफ सिलेंडर। CSA मतलब कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। जैसे ये अपना सिलेंडर होता है, ठीक है, ये क्या होता है अपना सिलेंडर इस शेप का होता है। तो जब मैं इसका भी और इसका भी एरिया फाइंड करूँगा तो टोटल सरफेस एरिया, और केवल इस वाले पार्ट का एरिया जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में कर्व्ड सरफेस एरिया में है, तो उसके एरिया को बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ का एरिया हम नहीं फाइंड करते, तो केवल ये बीच वाले का एरिया फाइंड करते हैं जो कि उसका सरफेस है, तो उसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मुझे केवल इसमें चेंज फाइंड करना है। अगर उसका वॉल्यूम मैंने 43% बढ़ा दिया और उसका हाइट मैंने 15:5/3% घटा दिया, तो देखो क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrh। ठीक है, इसका मतलब मुझे तो कर्व्ड सरफेस एरिया में चेंज पता करना है, इसका मतलब मुझे हाइट में पता करना पड़ेगा। हाइट मुझे चाहिए और रेडियस चाहिए, लेकिन मुझे तो वॉल्यूम में दे रखा है चेंज और हाइट में दे रखा है। इसका मतलब मैं यहाँ से रेडियस में चेंज निकाल दूंगा। बिल्कुल, रेडियस में चेंज क्या होगा, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम को जब मैं हाइट से डिवाइड करूँगा, क्योंकि पाई तो मेरा कॉन्स्टेंट, तो ये लूँगा नहीं। कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमेशा चेंज नहीं होती, फिक्स होती है। मुझे केवल वही वैल्यूज़ लेनी है जिसमें चेंज होती है, क्योंकि उसी को तो मैं बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। तो मुझे वॉल्यूम में चेंज जो है वो r²h पे डिपेंड करेगा। तो मुझे तो रेडियस में चेंज फाइंड करना है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस अपना 2πrh होता है, ये तो कांस्टेंट है, r और h पे डिपेंड करती है अपनी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से r² में चेंज आ जाएगा, जो कि वॉल्यूम को अगर मैं अपने हाइट से चेंज के डिवाइड से करूँगा, हाइट के चेंज से डिवाइड करूँगा। जैसे वॉल्यूम का क्या चेंज आया, इंक्रीज बाई 43%। इसका मतलब पहले अगर मेरा वॉल्यूम 100 रहा होगा तो अब वो बढ़ के 143% हो जाएगा, क्योंकि 43% बढ़ जाएगा ना, और 100 में जो भी चेंज आता है वो अपना डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रखा है, जो हाइट है वो रिड्यूस है 15:5/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, जब आप 15 की 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 150 और 15 45, 195, 195 प्लस 5 200/13, इसका मतलब 2/13 इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। और रिड्यूस किया गया है, इसका मतलब पहले अगर मेरा जो हाइट है वो 13 रहा होगा तो अब उसे कम करके 11 कर दिया गया है। तो इन दोनों को जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे r² में चेंज मिल जाएगा।
देखो कट रहा है किससे, ये 11 से 13 बार में कट रहा है, 11 बन जाए 11, 11 से 33, इसका मतलब 100 रेशो जब ये उधर जाएगा तो 169 आ जाएगा 13 का स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर में चेंज आया, मुझे आर में चेंज फाइंड करना है तो मैं दोनों तरफ अंडर स्क्वायर ले लूँगा, स्क्वायर रूट। तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, 169 अपना 13 का, तो आर में चेंज ये आ गया। अब मुझे कर्व सरफेस एरिया में चेंज फाइंड करना है, तो आर की जब मैं एच से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया में चेंज। तो आर तो अपना ये है। अब मैं हाइट में क्या चेंज है, हाइट में चेंज यही तो है, 13 से 11 हो गया, देखो ये तरह उसका फ्रैक्शन। तो 13 से इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना रेडियस की हाइट से, तो 13 से 11 हो गया, क्योंकि 2 पाई तो अपना कांस्टेंट है, तो आर एच की मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो 13 से 13 कट गया, 10 से अपनी वैल्यू 11 हो गई, इसका मतलब +1 हो गया अपॉन 10, तो 10% इंक्रीज हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, if the radius of cylinder is increased by 25%, then by how much percentage the height must be decreased so that the volume of cylinder increase by 32% only। देखो ये वाला भी सवाल वही वाला है जो हम करते हैं ना, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन, जहाँ पर बोलता था कि एक्सपेंडिचर केवल इतना इंक्रीज होना चाहिए अगर मैं अपना प्राइस इतना इंक्रीज़ करता हूँ, और कंजम्पशन पे फिर मुझे क्या फाइंड करना था, चेंज फाइंड करना था। वही वाला सवाल है, अगर आपने नहीं किया तो पहले जाके पिछली वाली वीडियोस देखो, कंसेप्ट वाला पे मैंने पूरा अच्छे से समझा रखा है। यहाँ पे क्या बोल रखा है, रेडियस में चेंज दे रखा है और उसमें हाइट में पूछ रखा है और वॉल्यूम में चेंज दे रखा है। भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है अपना πr²h, ठीक है, और मुझसे हाइट में चेंज पूछ रखा है, इसका मतलब ये आर है, ठीक है। तो वॉल्यूम को जब मैं r² से डिवाइड करूंगा तो मेरा हाइट में चेंज आ जाएगा, बिल्कुल। वॉल्यूम में क्या चेंज दे रखा है, 32%, 32% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है अपना 8 चौक 32, मतलब 8/25। भाई 1/25 4%, 8/25 32%। इसका मतलब पहले अगर मेरी वैल्यू 25 रहा होगा वॉल्यूम का, तो अब वो 8 बढ़ के 33 हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीजेस बोल रखा है ना, ठीक है। अब इसको मुझे आर के स्क्वायर से डिवाइड करना है, आर का स्क्वायर का जो फ्रैक्शन वैल्यू देखो, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, इंक्रीज बोल रखा है, इसका मतलब प्लस का 1/4। इसका मतलब पहले अगर मेरा वैल्यू आर जो है वो 4 रहा होगा, तो अब वो 1 बढ़ के 5 हो जाएगा। अब मुझे तो आर का स्क्वायर करना है, क्योंकि वॉल्यूम को मैं आर के स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या है, 25 और ये 25, भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब मुझे दोनों में रेशो फाइंड करना है तो मेरा हाइट में चेंज आ जाएगा, क्योंकि हाइट में चेंज आ जाएगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर और यहाँ पे ये जो 25 है और ये 5 का स्क्वायर, 25 25 625 होता है। और इसमें रेशो फाइंड करना है, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 की जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 16 3 48 मतलब 480, 16 3 48 मतलब 480 में 48 528, ठीक है। तो जो भी इसमें चेंज रहेगा वो मेरा चेंज आ जाएगा अपने हाइट में। कितना चेंज आएगा, देखो कितना चेंज आए, कितना कम है ये अगर मैं इसमें 72 प्लस करूँ 600 हो जाएगा, 72 में अगर मैं 25 प्लस करूँ तो 625, तो 72 में मैं 25 प्लस करूँगा 97 आएगा। इसका मतलब 97 कम हो गया ओवर 625, क्योंकि 625 से मैं कम कर रहा हूँ, मतलब वो कर रहा हूँ अपना कंपेयर। तो यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज बोल रखा है ना यहाँ पे। तो देखो 25 चौका 100, 25 बार में चल जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर नीचे 100 बना लूँ, देखो यहाँ पे नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे 100 बन जाएगा, इसका मतलब कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाएगी। अब नीचे से मुझे कुछ काटना नहीं होगा। ये तो रहा 16 9 सा 144, इसका मतलब ये 1440 हो गया, 16 7 112 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा, 4 और 1 5, 4 और 1 5, और ये जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा, नीचे 25 चौका 100 है ना, तो 15.52, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाई 100%, बाई वॉट परसेंट इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। भाई स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो टोटली मेरा आर पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। 4/3 पाई तो मेरा कांस्टेंट वैल्यू है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इनकी वैल्यू हमेशा सेम है, इसका मतलब केवल आर चेंज होगा। अब आर को उसने चेंज किया 100%, मतलब 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 से हमारी वैल्यू 2 हो गई है, क्योंकि 1 का 100% प्लस 1 ही होता है, इसका मतलब 1 से अब 2 हो गई है। तो बाय व्हाट परसेंटेज इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। भाई ये तो आर में चेंज दे रखा है ना, मेरा जो वॉल्यूम है वो आर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं इसका भी क्यूब कर दूंगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, इसका मतलब पहले अगर मेरी वैल्यू 1 रही होगी रेडियस की, तो अब वो 8 हो जाएगा। तो ये मेरा वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। पहले अगर वैल्यू 1 थी तो अब वो 8 हो गया, कितना बढ़ गया, प्लस का 7 बढ़ गया, प्लस का 7 मतलब 700%, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगले सवाल पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इन्फ्लेटेड फ्रॉम 3.5 सेंटीमीटर टू 4.9 सेंटीमीटर बाय पुशिंग एयर इनटू इट। बाय व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल बलून। इसका मतलब जो रेडियस है ना, पहले वो 3.5 सेंटीमीटर था, उसका रेडियस छोटा था। जब मैंने उसमें और भी हवा डाला तो जाहिर सी बात है वो गुब्बारा बड़ा होगा। तो जब वो बड़ा हुआ तो 3.5 सेंटीमीटर से उसका जो रेडियस है वो 4.9 सेंटीमीटर हो गया। तो मुझे बताना है भाई, बलून जो होता है वो स्फेरिकल बलून है, मतलब स्फेयर का फॉर्मूला लगाना है। स्फेयर वॉल्यूम क्या होता है इसका, 4/3 पाई r क्यूब। इसका मतलब आर पे डिपेंड कर रहा है मेरा वॉल्यूम 4/3, और पाई तो मेरे कांस्टेंट है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका मतलब आर पे डिपेंड करेगा। और रेडियस कितना बढ़ गया, 3.5 से 4.9 बढ़ गया। अगर मैं दोनों तरफ से पॉइंट हटाऊँ तो ये 7 से कट जाएगा, 7×5 जो 735 और 7×7 जो 49। तो ये मेरा आर में चेंज आ गया। वॉल्यूम जो है मेरा आर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैं तो दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा। और 5 का क्यूब करूँगा तो 125, 7 का क्यूब करूँगा तो 343। तो 5 का क्यूब 125 होता है और 7 का क्यूब अपना 343 होता है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है। अब ये क्या है, अपना वॉल्यूम में चेंज आएगा, क्योंकि वॉल्यूम अपना रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करता है, तो ये वॉल्यूम में चेंज है सीधा। मैं बताया अभी आपको 2-3 क्वेश्चन पहले कि 125 बहुत ही प्यारा नंबर है, उसको हम 100 बना सकते हैं 0.8 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं इधर भी 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो इधर मेरा 100 बन जाएगा। 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्टली परसेंटेज में आता है। देखो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, 8×3 = 24 मतलब 240, और 8×4 = 32, ठीक है, और 8×3 = 24, 2.4 आ जाएगा। ठीक है, तो 272 और 274.4, 274.4 आ गया। कितना चेंज आया है, प्लस का 174.4 आया ना। देखो मिट गया यार, तो प्लस का 174.4 आया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से कर देते हैं भाई। वॉल्यूम जो है वो आर क्यूब पे डिपेंड करता है, 4/3 तो पाई है, तो ये तो कांस्टेंट है। इसका वो वॉल्यूम रेडियस कितना चेंज हो रहा है, 3.5 से 4.9 हो गया। देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 7×5 = 7×7 = अब मुझे इसका क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस की क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। 5 का क्यूब और अपना 7 का क्यूब। 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343। जब मैं इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो 100 हो जाएगा। मुझे इधर भी करना पड़ेगा 0.8 से, तो ये कितना हो जाएगा, 3×24 मतलब 240, 8×4 = 32 मतलब 272, और 3×24 मतलब 274.4। कितना चेंज हुआ है, प्लस का 174.4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाई 119.7% व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम किसके बराबर होता है। वॉल्यूम होता है अपना 4/3 पाई r क्यूब, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का होता है वो होता है अपना 4πr²। मतलब मुझे ये वाली चीज़ दे रखी है, वॉल्यूम में चेंज दे रखा है, मुझे टोटल सरफेस एरिया में चेंज बताना है। देखो यहाँ से मुझे रेडियस पता करना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया में जब मुझे चेंज करना बताना है, जो टोटल सरफेस एरिया है वो केवल रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। 4π तो मेरा कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब मुझे रेडियस का स्क्वायर में जब मैं चेंज निकालूंगा तो मुझे टोटल सरफेस एरिया में चेंज निकल जाएगा। लेकिन मुझे केवल वॉल्यूम में चेंज दे रखा है। जब मुझे रेडियस यहाँ से निकालना है तो मैं वॉल्यूम का क्यूब रूट कर दूंगा, तो मुझे यहाँ से रेडियस मिल जाएगा ना भाई। वॉल्यूम हमारा जो डिपेंड कर रहा है वो आर के क्यूब से, मुझे यहाँ रेडियस चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ रेडियस करके टोटल सरफेस एरिया में चेंज निकाल पाऊंगा। तो जब मैं यहाँ दोनों तरफ क्यूब करूँगा, क्यूब रूट करूँगा अपना, तो यहाँ से ये वाली जो चीज़ हो जाएगी आर हो जाएगी, इसका मतलब मुझे रेडियस में चेंज मिल जाएगा। तो वॉल्यूम का मैं क्यूब कर दूंगा। वॉल्यूम है कितना, वॉल्यूम ऑफ सरफेस इज इंक्रीज बाई 119.7%। इसका मतलब पहले अगर मेरा वॉल्यूम 100 रहा होगा तो अब वो 119.7% बढ़ के 219.7% हो जाएगा। जब मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 0 हो जाएगा। तो ये तो मेरा रेडियस की क्यूब में चेंज आया है, जो कि वॉल्यूम के बराबर है। लेकिन मुझे तो दोनों तरफ अगर मैं क्यूब रूट कर दूंगा यहाँ दोनों तरफ, तो मुझे रेडियस में चेंज मिल जाएगा। ठीक है, 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, 10। 2197 का रूट क्यूब होता है अपना, क्यूब रूट होता है 13। तो 10 से 13 हो गया मेरा रेडियस, तो ये मेरे को चेंज मिल गया। अब मुझे टोटल सरफेस एरिया में चेंज फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया जो है वो अपना आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा। 10 का स्क्वायर अपना 100 होता है, 13 का स्क्वायर 169। 100 से वैल्यू जो भी चेंज होती है डायरेक्टली परसेंटेज में आती है। कितना बड़ा, प्लस का 69%। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ और भी नए PYQs के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं समझ में आया होगा। मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है आपको। अगली क्लास में मिलते हैं एक और नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है।
और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली PDF को डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।